सुनाते हुए सभी साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं कोर्ट के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि भगवा आतंकवाद बताने वाले कांग्रेसी नेताओं को पूरे देश से अब माफी मांगनी चाहिए। साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में मुंबई की एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपी बनाए गए थे, जिनके खिलाफ कोर्ट ने ठोस सबूत होने से इनकार किया है। बड़े बड़े जो गवाहदार थे वो मुकर गए। और दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि जो केस सर्कमटेंशियल एविडेंस में थी वो चेन ऑफ सर्कमटेंस से प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाई। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोर्ट के फैसले पर सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखा, मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों का निर्दोष साबित होना सत्यमेव जयते की सजीव उद्घोषणा है। ये फैसला कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को फिर से उजागर करता है, जिसने भगवा आतंकवाद जैसा मिथ्या शब्द गढ़कर करोड़ों सनातन आस्थावानों, साधु संतों और राष्ट्र सेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध किया। कांग्रेस को अपने काम के लिए सार्वजनिक तौर पर देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं उमा भारती ने भी इसे लेकर कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इशारे पर दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद वाला झूठ बोला था। इस दौरान उमा भारती भावुक भी हो गयी। भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची गई, जिसके जनक हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे और वो राहुल गांधी के इशारे पर ये काम कर रहे थे। पूरी दुनिया में हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए इस्लामिक आतंकवाद के मुकाबले में भगवा आतंकवाद शब्द को बनाया गया और उस शब्द को प्रमाणित करने के लिए बहुत बेकसूर लोग इसका शिकार बनाए गए। कांग्रेस नेता कमलनाथ का कहना है कि अब ये झूठ है या सच, कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, अब इस पर चर्चा क्यों की जाए। अब ये झूठ है या सच है, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, तो इस पर हम चर्चा क्यों करें। अब ये झूठ है या सच है, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, तो इस पर हम चर्चा क्यों करें। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्होंने भगवा आतंकवाद कभी नहीं कहा। इस केस में आरएसएस का हाथ नहीं था। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि मुंबई के आतंकवादी हमले में आरएसएस का हाथ नहीं था। जो मेरे पे जो आरोप लगाए जाते हैं बिल्कुल गलत है। उन्होंने बोला कि हिंदू टेररिस्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं होते हैं। बात यह है, किसने कहा कि हिंदू टेरर और इस्लाम टेरर? ये आतंकवादी गतिविधियां जो होती हैं, ये नफरत का जो आज धर्म में जोड़ा जाता है। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि अब कांग्रेस नेताओं को अपने झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। बहन हमारी दीदी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में। पैरालाइज उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल कर दिया। और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी, जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया था, आज उनका जवाब दे उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से। तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे, जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया था, उनको जवाब देना है। मालेगांव ब्लास्ट केस में सही फिंगरप्रिंट न होने की बात सामने आई। इसके अलावा ब्लास्ट में बम और आरडीएक्स का इस्तेमाल न होने की बात कही गई। कोर्ट का कहना है कि शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले के बाद सियासी बयानबाजी जारी है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का कहना है कि कोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। वहीं राजू दास का कहना है कि भगवा आतंकवाद कहने वाली कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी एसपी कांग्रेस पर निशाना साधा है। कई सालों तक केस चलती रही थी और मालेगांव 19 साल तक मतलब इसकी चर्चा चलती रही, लेकिन आखिर में मतलब कोर्ट को मतलब उनको बरी करने का निर्णय इसलिए लेना पड़ा है कि वहाँ जो एविडेंसेस जो उनको मिलना चाहिए था, कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए था, ऐसे एविडेंसेस उनको मिले नहीं कि भाई इनका जो आरोपी थे उनका इसमें संबंध है। तो इसीलिए जो भी कोर्ट का निर्णय उसको मानना पड़ेगा।
जिस प्रकार से सनातन पे भगवा आतंकवाद मढ़ा गया, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। क्या सोनिया गांधी, क्या शिंदे साहब, क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? 7 लोगों के जीवन को बर्बाद करने वाली कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा से लेकर और भी 6 लोग थे, उनके साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हुए और सनातन पे टिप्पणी किया गया, क्या सनातनी आतंकवादी हो सकते हैं? लेकिन कांग्रेस ने इस शब्द को बदनाम करने का काम किया, षड्यंत्र करने का काम किया, तो कांग्रेस भी बेनकाब हुई है। साध्वी प्रज्ञा सहित सारे वो सब लोग जिनको दोषी करार देने का काम किया गया, वो सब लोग आज उससे मुक्त हुए, दोष से मुक्त हुए। उनको बिना किसी सजा के, बिना किसी अपराध के निर्दोष साबित करते हुए उनको मुक्त करने का काम किया। निश्चित रूप से हम सब के लिए सौभाग्य का विषय भी है। और ऐसे षड्यंत्रकारी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो लगातार तुष्टीकरण के लिए किसी भी सीमा तक, किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसे सब लोग बेनकाब होने का काम हुआ। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके कांग्रेस पर हमला बोला। अमित मालवीय ने कांग्रेस नेताओं से माफी की मांग की है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता। कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा और निर्दोषों पर फर्जी केस थोपे। कांग्रेस ने एक साजिश रची थी। सोनिया गांधी, पी चिदंबरम, सुशील शिंदे जैसे नेताओं को सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। सनातन धर्म पवित्र है, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये ट्वीट में उन्होंने लिखा। उधर श्रीकांत शिंदे और बीजेपी नेता राम कदम ने क्या प्रतिक्रिया दी, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखो, मुझे लगता है कि 2008 में जो मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, उसको भगवा आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म से जोड़ने का काम कांग्रेस की सरकार ने की। जो इतने सालों से देश में होने वाले आतंकी हमले, उनको क्लीन चिट देने का काम इतने सालों तक कांग्रेस ने किया। वहां पर उसके कॉन्ट्ररी एक भगवा दहशतवाद, ये कॉइन जो टर्म किया मिस्टर, हमारे साधु संतों को तक इन्होंने नहीं छोड़ा। हमारी साध्वी पर, जिन्होंने देश की सेवा की है, ऐसे मेजर पर इन्होंने जबरन साजिश के तहत आरोप लगाया। यह हम नहीं कह रहे, उस समय जो जांच करने वाले अधिकारी है, उन अधिकारियों ने खुल करके इस बात को कहा कि सरकार की ओर से उन्हें दबाव है, सरकार कांग्रेस की। यह सारा मामला केवल और केवल हमारे कुछ आरएसएस के नेता, कुछ हिंदू संगठन के नेता और समूचे हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए यह कांग्रेस दल की साजिश थी। चित्रकूट में सीएम योगी तुलसी जयंती समारोह में शामिल हुए और तुलसी मंदिर में सीएम योगी ने गोस्वामी तुलसीदास की हस्तलिखित रामचरितमानस के दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने बेवजह संतों को विवाद में घसीटने का काम किया है और ऐसे लोग सनातन के खिलाफ काम करते हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चित्रकूट में सीएम योगी तुलसी जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने तुलसी मंदिर पहुंचकर गोस्वामी तुलसीदास की हस्तलिखित रामचरितमानस के दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने संत मोरारी बापू की कथा में भी शिरकत की। इस मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। इस मौके पर सीएम योगी ने सनातन पर कहा कि कुछ लोग संतों को बेवजह विवादों में खींचना चाहते हैं। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है, वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ न कुछ लिखेंगे, कुछ न कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि सनातन के लिए सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि सनातन ही भारत की पहचान है। सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के काम करना होगा।
चित्रकूट में सीएम योगी के पहुंचने पर जय श्री राम के उद्घोष गूंजे। वहीं सीएम योगी ने गवीना कृषि विज्ञान केंद्र में तुलसी प्रतिमा का अनावरण किया। मानस मंदिर और तुलसी कुटीर में पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि स्कूल्स के मर्जर में शिक्षकों का एक भी पद खत्म नहीं होगा। शिक्षकों के सभी स्वीकृत पद किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि एक भी स्कूल बंद नहीं होंगे। लगभग हमारे पास में 1,32,886 विद्यालय हमारे पास में परिषदीय बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित है। ये सभी 1,32,886 विद्यालय पूर्ण रूप से अभी भी संचालित रहेंगे। इन छात्रों को विद्यालय में पहुंचने के लिए सुविधा हो, किसी भी तरह की असुविधा जहां पर भी हो रही है, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन सभी विद्यालयों को वापस अनपेयर कर दिया जाएगा। और जहां तक पिछले दिनों में कुछ तरह की जानकारियां देखने को मिली कि पदों को समाप्त किया जाएगा, मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षकों का एक भी पद समाप्त नहीं किया जाएगा। जो जितने पद स्वीकृत हैं वो सारे स्वीकृत पदों पे जो समान व्यवस्था पहले से चलती चली जा रही है वो सारी व्यवस्थाएं चली जाएंगी। हेड के पद को समाप्त करने की बहुत सारे लोगों ने इस तरह की भ्रांतियों को फैलाने का प्रयास किया है। हेड के पद भी किसी तरह से कोई समाप्त नहीं किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुलाकात की। लखनऊ में ब्रजेश पाठक के साथ किसान नेता राकेश टिकैत की मुलाकात के मामले ने हलचल तेज कर दी। इन मुलाकातों को यूपी चुनाव 2027 की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। जाट राजनीति को साधने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं। राकेश टिकैत किसान नेता हैं, श्री ब्रजेश पाठक जी माननीय डिप्टी सीएम हैं, तो मुलाकात तो हो ही सकती है, उसका कोई विषय नहीं। अच्छा है। और राकेश टिकैत जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो मुझको लगता है कि कोई समस्या नहीं है। और वो ठीक प्रकार से जो बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है मुझको जानकारी नहीं, पर मुझको लगता है सब चीज पॉजिटिव है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने खाद्य पदार्थों की मात्रा, कीमत और गुणवत्ता में फर्क को लेकर सदन में मुद्दा उठाया। रवि किशन ने इस दौरान कहा कि ढाबों और दुकानों पर समोसा सस्ता है और ज्यादा मिलता है, तो वहीं 5 स्टार होटल्स में उसी समोसे की कई गुना कीमत देनी पड़ती है। इसे लेकर कानून बनाया जाना चाहिए। हमारा भारत वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है महोदय। यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों से लेके बड़े बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं। इन ढाबों और होटल के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों की मूल्य ग्राहकों से लिए जाता है। कहीं 5 स्टार में वड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहीं बड़का मिला ला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र अछूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बड़ा नेता बताते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, अफसोस की बात यह कि ये पाकिस्तान, तालिबान और चीन के बहुत बड़े आशिक हैं। ये आशिक आवारा हैं और इनका इलाज होना चाहिए। इन्हें देश के प्रधानमंत्री की बात पर यकीन नहीं, अमेरिका के लोगों पर ये सब यकीन करते हैं। या राहुल गांधी जी हों, बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सब पाकिस्तान, तालिबान, चीन उसके बहुत बड़े आशिक हैं। मैं तो कहना चाहूंगा ये आशिक आवारा हैं। इन आवारा आशिकों का इलाज आदरणीय योगी जी को
और जिस तरह वो शौदों का इलाज करते हैं, उस तरह विपक्ष के कुछ नेता, इनकी जो मोहब्बत है वो पाकिस्तान से, चीन से, तालिबान से जग जाहिर हो चुकी है। इसीलिए ये भारत की सेना पे यकीन नहीं करते, भारत के संविधान पे यकीन नहीं करते, भारत की संसद का सम्मान नहीं करते, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते, भारत का प्रधानमंत्री जो कहता है उस पर यकीन नहीं करते, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो कहता है इन्हें उस पर यकीन नहीं है। अमेरिका का कोई व्यक्ति अगर कुछ कहता इन्हें उस पर यकीन है। क्यों? क्योंकि ये देश के खिलाफ, देश के विरोध में बात करने वालों से अपनी मित्रता रखते हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि विपक्ष को सद्बुद्धि दें। यूपी की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वोट के लालच में जो अपनी पत्नी का मान सम्मान नहीं रख सकता, वो पूरे प्रदेश की महिलाओं की बात क्या उठाएगा। अभद्र टिप्पणी कोई किया है और उसके खिलाफ मुंह से अपने वोट बैंक के लिए आवाज ना उठाता हो तो ऐसी राजनीति बिल्कुल घृणित है। और वो जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, इज्जत के लिए अपनी बात को उठा नहीं सकता, वो पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं के बारे में क्या ही उठाएगा। और ये बहुत शर्म की बात है। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी के बाद देश भर में राजनीति गरमाई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी की दाढ़ी का मुंडन करने, उनके चेहरे पर गाय के गोबर का लेप करने वाले को 21 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। इस मौलाना ने डिंपल यादव पर जो अभद्र टिप्पणी की है, उससे सभी सनातनी हिंदू दुखी हैं। हमारा ऐलान है कि जो भी हिंदू शेर इस मौलाना की दाढ़ी काटेगा और इसके चेहरे पर देसी गौ माता के गोबर का लेप करेगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के दौरान संसद में महाराजा सुहेलदेव की वीर गाथा की चर्चा करने पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। आजादी के 76 साल बाद महाराजा शिवाजी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की चर्चा जब सदन में होती है, जब नाम का जिक्र होता है, तो दुनिया में उनके मानने वाले लोगों को के अंदर खुशी की लहर होती है। और ये देश के प्रधानमंत्री जी पहली बार, आजादी के बाद पहली बार कोई देश की संसद में कोई प्रधानमंत्री संसद में देश के राष्ट्र नायकों का नाम ले रहा है। मैं तो देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने राष्ट्र नायकों का परिचय देश के संसद में कराने का काम किया। वाराणसी में एक हिंदू लड़की पर धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोप में पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया। मौलवी नईम कादरी पर आरोप है कि वो एक हिंदू परिवार की बेटी पर धर्मांतरण कर शादी का दबाव बना रहा था। धर्मांतरण न करने पर मारपीट करने के भी आरोप लगे हैं। मौलवी नईम कादरी झाड़ फूंक भी करता है। पुलिस को कुछ ऐसे भी सबूत मिले हैं। मौलवी नईम कादरी भी झंगूर की तरह धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क चला रहा था। फिलहाल नईम कादरी की जांच की जा रही है।